हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सभी स्टूडेंट को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अवधेश कुमार कामत पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम वीडियो की बात करने वाले हैं। उस वीडियो में हम बात करने वाले NCERT क्लास 10 के सभी वर्ड प्रॉब्लम्स क्लास चैप्टर 3 के। जो हमने पर्टिकुलर एज प्रॉब्लम, अपस्ट्रीम प्रॉब्लम, डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम, स्पीड डिस्टेंस प्रॉब्लम, फ्रैक्शन प्रॉब्लम, इस तरीके से हमने कर लिया। बट अब जो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है, जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम भी बचे हुए हैं, वो सारे वर्ड प्रॉब्लम को इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। जो मैं पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ वर्ड प्रॉब्लम के तहत एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट हमने कर लिया है। तो अब यहाँ पर देखना है क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। अब देखो हमारे पास क्या है कि कोई कोच है, वो बैट और बॉल खरीदने जाता है और यहाँ पर दो सिचुएशन हमें गिवन है, बिकॉज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन आएगी हमारे पास। तो देखो अब वो कितने भी बैट कितने बॉल खरीदता है वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है। बट आप जब भी कॉस्ट की बात आएगी तो हम पहले क्या करते हैं, एक बैट या एक बॉल की कीमत तो मानेंगे ना, यूनिटी मेथड। भाई अगर एक बॉल की कीमत 10 रुपए तो 5 बॉल की कीमत कितनी होगी, 50 रुपए। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, पहले वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर देंगे। कैसे? लेट दी कॉस्ट ऑफ वन बैट बी ₹X, हमने मान लिया। फिर लेट दी कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी ₹Y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, कोच है भैया हमारे पास, वो कितने बैट खरीद रहा है बच्चों, वो 3 बैट और 6 बॉल खरीद रहा है। तो 3 बैट, तो एक बैट की कीमत X रुपए, तो 3 बैट की कितनी होगी 3X। सिंपल। एक बॉल की कीमत Y, तो 6 बॉल की कीमत क्या होगी 6Y। और इसके लिए कितना कॉस्ट दे रहा है, कितना पे कर रहा है, ₹3900। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब दूसरी सिचुएशन क्या बोल रही है, सिचुएशन लेटर बाद में क्या किया कोच ने, शी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल। भैया उसने एक बैट और खरीदा, मतलब एक ही बैट खरीदा, तो एक बैट की कॉस्ट कितनी है X रुपीज, और 3 मोर बॉल, मतलब 3 और बॉल खरीदे, तो 3 बॉल की कीमत कितनी होगी 3Y। इसके लिए कितना पे करना है कॉस्ट ₹1300। तो हमारे पास ये हमने अलजेब्रिकली सॉल्व कर दिया। बिकॉज यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन, क्या कहते हैं, अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो अलजेब्रिकली हमने क्या कर दिया बेटा, और ज्योमेट्रिकली हमने क्या कर दिया, इसे प्रूव कर दिया और आपको फाइंड कर लिया। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन है। अभी यहाँ पे अगर कॉस्ट भी फाइंड करने के लिए बोलता था, आप इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड, मेरे हिसाब से तो बाय एलिमिनेशन मेथड जो है आप इसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड बहुत अप्रोप्रिएट मेथड है, तो उसको आप इसे सॉल्व कर देते हैं, आपके पास कॉस्ट आ जाता है पर बॉल और पर बैट का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3.1 का ही बेटा क्वेश्चन नंबर अब हम 3 कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹. इतना। मतलब हमारे पास फिर से चीजें हैं, एक हमारे पास एप्पल है और ग्रेप्स है। ठीक है, और इसके लिए भी कॉस्ट दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। पहले हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। कैसे? लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल बी ₹X and let the cost of 1 grapes, या 1 एप्पल, क्या नॉट 1 एप्पल है, यहाँ पर 1 kg एप्पल ले लेंगे, 1 kg एप्पल, बिकॉज अब एप्पल एक या दो तो मिलता नहीं ना, ग्रेप 1 और 2 तो मिलता नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 kg ग्रेप्स बी ₹Y। तो हमने 1 किलो सेब का भी हमारे पास कीमत X रुपए ले लिया, और 1 किलो ग्रेप्स अंगूर की कीमत कितनी ले ली बच्चों, Y ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, अगर एक किलो एप्पल का हमारे पास जो है वो कॉस्ट ₹X है, तो भैया हमारे पास 2 kg कितना होगा 2X। एंड नाउ अगर 1 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स की हमारे पास कीमत Y है, इनको ऐड करके बेटा कितना रुपये लग जाता है हमारे पास, ₹160 देना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नाउ सेकंड केस क्या बोल रहा है, आफ्टर मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg एप्पल इज इतना। अब 4 kg एप्पल का क्या होगा 4X, एंड 2 kg ग्रेप्स का कितना होगा हमारे पास 2Y। और अब कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है बच्चों, ₹300। तो आपका हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, हमें अलजेब्रिकली सॉल्व करना है, ज्योमेट्रिकली तो आपको पता है, ग्राफ बना के आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकली से ग्राफ बनाना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको जो है सॉल्यूशन निकाल के x0
y की वैल्यू मिल जाएगी आपको और y0 x की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लेना, ये ज्योमेट्रिकली आपके पास जो है आ जाएगा और ये हमारे पास अलजेब्रिकली हमारे पास आंसर है हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में बच्चों हमारे पास ये है एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पार्ट, ठीक है, क्या बोल रहा है देखो। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in मैथमेटिक्स क्विज। ये हमारे पास 10 बच्चों ने जो है हमारे पास क्लास 10th के वो है एक मैथ्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने पार्ट लिया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। अब बेटा देखो यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज की बात होगी, तो हम पहले वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लेंगे कैसे। लेट दी नंबर ऑफ बॉयज took part in mathematics quiz be x। द x बच्चे x ऐसे लड़के हैं, लड़कों की संख्या बेटा जो मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स took part in मैथ्स क्विज बी y है, गर्ल्स की संख्या कितनी है बच्चों, y है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि the 10 student of class 10th took part in maths quiz if the number of girls is 4 more than number of boys। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज्यादा, जो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज्यादा है बेटा नंबर ऑफ बॉयज से, 4 ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से। तो इक्वेशन बन गई ना हमारे पास, इधर चला जाएगा, यहाँ उसको इधर लेके आ जाते हैं, तो -x + y = 4, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी तैयार हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ आई क्या बोल रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आई वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। हमें कितना बताना है कि कितना उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये बताओ। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को मिला के क्या होगा, स्टूडेंट 10 है, तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, नहीं आ गई। तो क्वेश्चन देखो ना क्या है कि नंबर ऑफ जो भी हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमारे पास 10 स्टूडेंट है, भाई नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स और बॉयज ही तो है ना मिला के 10, बिकॉज जो हमारे पास पार्टिसिपेट कर रहे होंगे स्टूडेंट होंगे, उनमें कुछ बॉयज होंगे कुछ गर्ल्स होंगे। तो अगर हमारे पास कुछ एक्स है बॉयज है कुछ गर्ल्स है वाई, दोनों मिला के कितने स्टूडेंट हैं, 10 पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी एक कंडीशन दे रखी है नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर है नंबर ऑफ बॉयज से। तो ये दो इक्वेशन अब बोल रहे हैं कितने ने पार्टिसिपेट किया, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मेरे पास एक इक्वेशन x + y = 10 और एक है -x + y = 4, सॉल्व कर लेते हैं। y 2y हो गया और ये 14, बच्चों y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7। एक इक्वेशन ले लेते हैं x + y = 10 और x की वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों, y की वैल्यू दैट इज 7 = 10 और x की वैल्यू हमारे पास कितने आएगी बच्चों 3। अब ये देख लो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं हमारे पास, 3 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स। अब यहाँ पे देख लो सिचुएशन, दोनों मिला के 10 स्टूडेंट आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आ रहे हैं। इस कंडीशन को भी देख लो, ये बॉयज जो हमारे पास गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा है, यस 4 + 3 7, 4 ज्यादा है बॉयज से। बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। आप इसे जो है देखो, तो मैं यहाँ पर आपको क्या जल्दी समझा रहा हूँ, सिंपल इसलिए बिकॉज देखो कुछ ज्यादा है नहीं, सिंपल एक मंत्र हमारे पास, भाई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, जो बात हो रही है क्वेश्चन में उसमें कुछ x होगा कोई y होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या मानना है वेरिएबल को, और एक क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं करना है। जिसे पूछा गया नंबर्स उसमें आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, फिर आप बेटा इसको कर सकते हो, इसको आप कर लीजिए, लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक। नाउ हम आ जाते हैं बच्चों अब इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, ठीक है, सेकंड पार्ट बोल रहा है क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है हमारे पास कि 5 pencil and 7 pen together cost ₹50, where 7 pencil and 5 pens together cost of ₹46। हमें एक पेन और एक पेंसिल की कीमत बतानी है। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, ठीक है। दो अगेन हमारे पास वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने हैं। लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹x, ठीक है, एंड लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹y।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जाना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन, भाई 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत को मिला के कितना आ रहा है? ₹50। तो भैया कितने पेंसिल है? 5 पेंसिल, तो एक की अगर ₹y है तो 5 की कितनी होगी? 5x। अब अगर एक की कीमत पेन की y है तो बच्चों हमारे पास 7 पेन की कितनी होगी? 7y। और दोनों मिलाकर कितने रुपए पे करने पड़ रहे हैं? ₹50। तो फर्स्ट इक्वेशन तैयार। नाउ सेकंड क्या बोल रहा है? 7 पेंसिल एंड 5 पेन। अब एक पेंसिल की कीमत x है तो 7 की कितनी होगी? 7x। और 5 पेन एक की y है तो 5 की कितनी होगी? 5y। दोनों मिलाकर कितना करना पड़ रहा है बच्चों? 46। लो हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी आ गई। ठीक, हमें फाइंड द कॉस्ट फाइंड करना है, तो कॉस्ट कैसे फाइंड करोगे? आप इन दोनों को क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है आपको। बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लो आप इसे, होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है? बिकॉज कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी इक्वेशन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो बच्चों बहुत इजीली से। ठीक है, सॉल्व करना है आपको। कॉस्ट ऑफ 1 पेन और 1 पेंसिल आ जाएगा। ठीक है, चलो आप इसी को उतार लो वीडियो पॉज करके, फिर चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि क्या है। ठीक है, बिकॉज इसमें मुझे लगता नहीं और है, ग्राफिकल है, ग्राफिकल क्वेश्चन है। चलो नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन एक और है, वो भी देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, चलो तो फिफ्थ क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसका 3.2 का। वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, सॉल्यूशन को इसके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं बच्चों। क्या बोल रहे हैं? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length and 4 more than its the width is 36, find the dimension of garden। देखो यहाँ पर रेक्टेंगुलर गार्डन की बात हो रही है। देखो सिंपल सी चीज क्या हमारे पास, जब भी हम ये ऐसे क्वेश्चन है तो डायग्राम बना दो, ताकि बहुत इजी लगता है डायग्राम बनाने के बाद। और डायग्राम बनाने के बाद देखो ये हमारे पास लेंथ होती है, हमारे पास ब्रेथ होती है। हमने अपने आप x मान लिया, इसे लेंथ को मैंने x मान लिया, ब्रेथ को मैंने y मान लिया। ठीक है, y मीटर मान लो, बिकॉज ये डायमेंशन मीटर में गिवन होगी। यस, मीटर में गिवन है। नाउ अब यहाँ पर ये हमारे पास मैंने मान लिया है ABCD। ठीक है, गार्डन है और ये गार्डन है हमारे पास, और इसकी लेंथ और ब्रेथ हमने मान ली है। ठीक है, अब बोल रहे हैं हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than is the than its width। अब देखो लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है बच्चों, किससे? विड्थ से। अब देखो लेंथ जो बेटा 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से। अब देखो लेंथ जो फर्स्ट केस जो है वो क्या बोल रहा है? लेंथ जो है बेटा हमारे पास वो ज्यादा है 4 मीटर। कितना मीटर? 4 मीटर। 4 मीटर ज्यादा है किससे? विड्थ से। या ब्रेथ मान लो, कोई नहीं, बट विड्थ स्टेटमेंट में दिया है। लेंथ जो है बेटा 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से। तो भैया अगर लेंथ हमारे पास कितना है? x, 4 ज्यादा है, विड्थ कितनी है? y। तो इधर आके x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन बन गई, नहीं बन गई? बन गई फर्स्ट इक्वेशन, कोई डाउट नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि हमें डायमेंशन ऑफ फाइंड करना है, बट यहाँ पर एक ही वेरिएबल बना है। दूसरा क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ इससे ज्यादा है, तो वो 36 है। मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का जो हाफ है बच्चों वो किसके बराबर है? 36। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये देखी है, कंडीशन 2। ये तो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन दी है, मैंने कंडीशन फर्स्ट मान ली है। ये कंडीशन 2 क्या है? जो पेरीमीटर का हाफ है वो 36 के बराबर है। तो ठीक है, पेरीमीटर इसको 72 हो गया। पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास बच्चों? 2l + b होता है। तो 2 and l + b x + y इसको तो 72, 36 आ गया। मतलब x + y के लिए कितने आ गए बच्चों? 36। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करना है, बहुत छोटी सी इक्वेशन है, सॉल्व कर लेते हैं। x - y = 4 एंड x + y = 36। बच्चों कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी से अलग अलग है। तो 2x = 40, x की वैल्यू 40/2 दैट इज 20। तो x की वैल्यू आ गई 20, मतलब लेंथ आ गई हमारे पास 20 एंड ब्रेथ हम निकाल लेते हैं। तो x - y = बेटा क्या है? 4 है। x की वैल्यू हमारे पास 20 है और प्लस इधर आगे माइनस, तो क्या हो जाएगा? -y = 4 - 20 एंड -y = बेटा -16। y हमारे पास आ गया 16। देखो अब हमारे पास हम चेक भी कर सकते हैं बच्चों, हम चेक भी कर सकते हैं कि लेंथ हमारे पास बच्चों कितना आ गया है, ब्रेथ हमारे पास कितना है, हमारे पास ब्रेथ कितना है आपका ब्रेथ बच्चों कितना हमारे पास? y हमारे पास कितना 16 और लेंथ बच्चों हमारे पास कितनी 20। अब चेक कर लो क्या लेंथ ज्यादा नहीं है? 4, 16 + 4 कितना? तो 20 होता है ना। बिल्कुल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन भी हमने कर लिया बच्चों। तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। आई होप थोड़ा बहुत आपको राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज करना होगा, बिकॉज
मुझे ये लगता है कि आपको इस तरीके से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आते हैं और भी, ठीक है। ये बहुत इजी वर्ड प्रॉब्लम है। बच्चों हमारे पास जो है अब एक्सरसाइज 3.3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। वैसे ये हमारे पास नंबर प्रॉब्लम था, बट मैंने वहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट नंबर प्रॉब्लम्स लिए थे, मैंने इसको छोड़ दिया था। तो अब देख लेते हैं हमारे पास क्या है। डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स 26, दो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस कितना बच्चा हमारे पास 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास मान लिया हमने लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स, हमने फर्स्ट नंबर एक्स मान लिया, एंड लेट दी सेकेंड नंबर बी बच्चों वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार हम क्या कर रहे हैं, प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 26, दो नंबर का डिफरेंस मतलब एक्स और वाई का डिफरेंस कितना बच्चों 26 है, बिकॉज 1 डिजिट का नंबर है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना 26 है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, अब एक नंबर जो है सेकंड केस क्या है, तो एक नंबर x है वो दूसरे के 3 टाइम्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है, x माइनस 3y इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, दो इक्वेशन हमारे पास मिल गई बच्चों। अब वो नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 26 है और x प्लस x माइनस 3y इक्वल टू बच्चों कितना 0 है, माइनस प्लस माइनस, बिकॉज कोएफिशिएंट सेम है, कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस 2y बचेगा प्लस का, और ये 26, y की वैल्यू बच्चों आ गया 13। पुट कर लेते हैं किसी इक्वेशन में, x माइनस वाई इक्वल टू में 26, तो x माइनस वाई की वैल्यू 13 है, 26, तो x की वैल्यू बेटा कितना आ जाएगी 26 प्लस 13, एंड x की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी 39। मतलब एक नंबर 39 है, एक नंबर क्या है 13 है, तो फर्स्ट नंबर हमने क्या माना था x, तो ये 39 है, और ये कितना बच्चों 13 है। चेक भी कर सकते हैं, दोनों माइनस करो, 26 आता है, ये आता है, क्या एक दूसरे के 3 टाइम्स है, यस 13 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 39, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। या हम ये कह सकते हैं कि x जो है भैया वो 3 टाइम्स ऑफ किसके y के। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था बच्चों, देखा हमने 1 डिजिट का प्रॉब्लम था, बहुत इजी से हो गया। आप इसे नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज करके चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। देखो हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, जो भी हमने वर्ड प्रॉब्लम करवाया हमने सारे प्रॉब्लम पढ़ लिए, ठीक है। जहां मुझे लगता है कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत है वहां पे मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका थर्ड का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, ये भी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, देखो सप्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे मैं थोड़ा बता देता हूँ सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत जगह आएगा। देखो बच्चों एक लाइन है, ये एंगल था, ये दो हमारे पास ये लाइन थी, दो एंगल हमारे पास फॉर्म हो रहा है, एंगल 1 और एंगल 2। तो सप्लीमेंट हमारे पास क्या होता था कि इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए बेटा सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री, ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल होता है, तो 180 डिग्री। मतलब कोई भी एंगल जो इस लाइन पे फॉर्म होगा, जितने भी एंगल, मान लो मैंने यहाँ पे 3 एंगल फॉर्म कर लिए, एंगल ये 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, और ये एंगल 3 हो गया। तो बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इन सबका सम कितना होगा बच्चों 180 डिग्री। मतलब एक लाइन पे जितने भी एंगल फॉर्म होंगे उनका सबका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, कोई दिक्कत ही लेने की बात नहीं है सप्लीमेंट्री एंगल में। मतलब अगर मान लो अगर मैं बोलूं ये x है, तो इसका सप्लीमेंट ये जो होगा हमारे पास क्या होगा सप्लीमेंट एंगल होगा बच्चों, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इस टोटल का सम 180 है, तो ये कितना होगा 180 माइनस x। मान लो 30 होगा तो कितना होगा ये 150 होगा, मान लो ये 30 हुआ तो कितना होगा इसका सप्लीमेंट 150 डिग्री। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट था थोड़ा बहुत, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 चलता है बच्चों, ठीक है, वो आपको पता ही है। कोई नहीं, हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब मान लो हमारे पास इफ वन एंगल बी एक्स therefore सप्लीमेंट री एंगल क्या होगा बच्चों 180 माइनस एक्स, यही होगा सप्लीमेंट्री क्या होगा। मान लो मैंने इसे लार्जर मान लिया, इसे मैंने लार्जर मान लिया, इसे मैंने क्या मान लिया स्मॉलर मान लिया। मैंने मानने की बात है बस, वो तो कोई भी हो सकता है, बट इफ वन एंगल इज बी एक्स मान लिया, दूसरा हमारे पास क्या 180 माइनस एक्स होगा, सप्लीमेंट होगा, तो इसको मैंने लार्जर मान लिया, इसको मैंने स्मॉलर मान लिया, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल से लार्जर, लार्जर वाला क्या है x है, ठीक है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, वो ज्यादा है, एक्सीड मतलब एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से, स्मॉलर ये है उससे 18 ज्यादा हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों यहां पर जब हम ये चीज करेंगे तो आपको पता ही है x है, ये 180 माइनस एक्स है,
ये होता ही है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। बट अभी जो है बेटा हम ये टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, लार्जर को x मान लेना और स्मॉलर को क्या मान लेना, y। 180 माइनस एक्स तो मैंने यहाँ पे लिखा रहने दिया क्यों, समझाने के लिए, बिकॉज जो भी x होगा उसका सब्स्टिट्यूट क्या 180 माइनस एक्स, बट यहाँ पर स्मॉलर वैल्यू को मैंने y मान लिया है, तो y 180 माइनस एक्स का बेटा क्या आ जाएगा y। अब ये देखो, ये जो हमारे पास लार्जर एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल, ये हमारे पास क्या है, या सप्लीमेंट्री एंगल है, यहाँ पे ये लार्जर है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री एंगल जो है, सप्लीमेंट्री एंगल है उससे 18 ज्यादा है, जो लार्जर है वो सप्लीमेंट्री एंगल से 18 ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 18, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया हमारे पास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ बोल रहे फाइंड देम, और फाइंड देम। अब एक मिनट, यहाँ पे तो एक इक्वेशन आ गई, अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, एक चीज बताओ, अगर मैं इन दोनों एंगल को जोड़ूं x और y को, तो 180 आना चाहिए नहीं आना चाहिए। देखो x हमारे पास x है, सप्लीमेंट्री क्या होता है 180 माइनस एक्स, x कट गया, बचा क्या 180, तो एक इक्वेशन हमने यहां से मिल गया हमें, दैट इज सेकंड इक्वेशन। होगा ना, बिल्कुल होगा बच्चों, क्योंकि दो एंगल का सम चाहे लार्ज और स्मॉल दोनों भाई मिला के सप्लीमेंट बना रहे हैं ना, तो सप्लीमेंट का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। एक हमें कंडीशन से मिल गया है जो दिया हुआ है, अब सॉल्व कर लेते हैं दोनों को। x माइनस वाई इक्वल टू 18 एंड x प्लस वाई इक्वल टू शुड बी बेटा व्हाट 180 डिग्री, ठीक है, कैंसिल आउट, बिकॉज पहले से साइन क्या है चेंज है और कोफिशिएंट भी सेम है। x x 2x बच्चों कितना हो गया 0 एंड सॉरी इनको ऐड करोगे तो 8 और ये 9 और 198 डिग्री, ठीक है। और x के बच्चों हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 9 18 और 2 9 18, 99 डिग्री x की आ गई, ठीक है। पुट कर लेते हैं x माइनस वाई में, तो हमें पता है कि x माइनस वाई बच्चों कितना है 18 है। पुट कर लेते हैं x की वैल्यू 99 माइनस वाई इक्वल टू 18, ठीक है, और माइनस वाई इक्वल टू 18 माइनस 99, माइनस कर लेते हैं 99 माइनस 18 1, और ये हो गया 81 आ गया बच्चों, ठीक है। तो माइनस 81 माइनस माइनस कैंसिल आउट, वाई किलो बेटे बच्चों कितने आ गए 81, वाई किलो कितने आ गए 81। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि दोनों का ऐड करते हैं, क्या ये सप्लीमेंट फॉर्म कर रहा है, यस 8 9 10 9 7 18 बिल्कुल आ रहा है। क्या ये 18 ज्यादा है, यस 18 ज्यादा है, तो ये देखो लार्जर एंगल है 99, वो क्या इससे 81 से 18 ज्यादा है, बिल्कुल 18 ज्यादा है, ऐड कर लो 819, तो हमारे पास जो लार्जर है वो हमारे पास कितना आ गया 99 डिग्री आ गया, सप्लीमेंट्री एंगल कितना आ गया बच्चों 81 डिग्री आ गया, कोई डाउट ही नहीं। छोटा सा कॉन्सेप्ट था बच्चों, बस आपको ये चीज समझना है कि ये 180 माइनस एक्स होता है, उसको मैंने सप्लीमेंट्री एंगल को क्या मान लिया, स्मॉल एंगल को y मान लिया है यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज हमें टू वेरिएबल का इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे। कोई डाउट नहीं रह रहा होगा, कोई डाउट फिर भी हो तो बेटा प्लीज कमेंट में जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी सा बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इसे आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते रहना बच्चों, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट देख लेते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन ने कर लिए अभी जस्ट पहले, बट फिर भी कर लो। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल इज इतने का, और फिर से लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी ₹X and let the cost of 1 ball be ₹Y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट, अब एक बैट की कीमत x रुपए, तो 7 की कितनी होगी 7x, और कितने बॉल 6 बॉल, एक बॉल की y तो 6 बॉल की 6y की कीमत कितनी आई 3800 रुपीज, ठीक है, इतना आ रहा है हमारे पास। लेटर बाद में शी बाय 3 बैट, अब 3 बैट की कीमत कितनी हुई 3x, और 5 बॉल 5y की कीमत कितनी हुई 5y, कितने का बच्चों 1750, एक बैट एक बॉल की कीमत निकालनी है बच्चों। इक्वेशन आ गई आपको बाय एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आपको लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आपका x और y निकल जाएगा, 1 बैट और 1 बॉल की कॉस्ट, ठीक है। इसको आप बेटा कर लेना, बिकॉज मैंने पहले भी सॉल्व किया और एलिमिनेशन मेथड आपको लगाना आता है। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ओहो अभी तो और भी है इसमें, अभी और भी है बच्चों, अच्छा अभी और भी है, और ये जो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, जो फोर्थ क्वेश्चन है इसको आप जो है पॉज करके नोट डाउन कर लेना। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको बताने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाला हूँ, और ये बहुत ही हमारे पास यूजफुल कॉन्सेप्ट है। यूजफुल कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट है फिक्स्ड कॉस्ट
एंड वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, मैं एक बेटा कहानी सुनाता हूँ आपको। बेटा मुझे जाना था कनाट प्लेस मुझे जाना है और मैंने ऑटो लिया है अपने बदरपुर से मैंने ऑटो लिया। बदरपुर वाले ने बोला भाई देखो, बदरपुर ऑटो वाले ने बोला देखो बेटा आप बैठो, बैठते ही आपको 30 रुपये लग जाएंगे। अब बैठते ही आपको 30 रुपये लग जाते हैं बच्चों, तो मतलब वो हमारे पास क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, मागी बोला आप जितने भी आगे जाओगे, जितने भी किलोमीटर बनेगा उसका पर किलोमीटर पे बेटा पर किलोमीटर पे 10 रुपये लगना है आपको चार्ज। ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, बिकॉज ये चेंज होगा। अब मान लो आगे 5 किलोमीटर जाता हूँ तो मुझे 50 रुपये देने पड़ेंगे, अगर आगे 10 किलोमीटर जाता हूँ तो मुझे 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये कॉस्ट वेरी करता है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार आता है, तो इसको हम करते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट समझाना मुझे, मैंने आपको समझा दिया है। गाइस अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास। बच्चों यहाँ पर अभी हमने देख लिया फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब ये जो टैक्सी वाला है बच्चों, वो हमारे पास जो भी जर्नी करेगा उसमें बेटा उसका क्या फिक्स्ड कॉस्ट कंसिस्ट होगा, किसके साथ, वेरिएबल कॉस्ट के साथ। मतलब जितना एक जो हमारे पास कोई भी पर्सन जाएगा तो उसका फिक्स कॉस्ट भी लगना है, हमारी जितना पर किलोमीटर के हिसाब से क्या लग जाएगा उसका वेरिएबल कॉस्ट। तो क्वेश्चन में हम जो भी है उससे पहले हम बेटा लिख लेते हैं कि लेट दी फिक्स्ड चार्ज बी ₹x। मतलब भैया x रुपये तो लगना ही लग रहे हैं, सो फिक्स चार्जेस बच्चों हमारे पास क्या है, ₹x लगना ही लगना है। लेट दी वेरिएबल चार्जेस या कॉस्ट कह सकते हो, या कॉस्ट बी ₹y। ठीक है, ये लगना ही लगना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या हो सकता है बेटा, प्रश्नानुसार क्या हो रहा है हमारे पास क्वेश्चन में, वो देख लेते हैं। क्या कह रहा है हमारे पास आगे, फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्जेस पेड इज 105। 10 किलोमीटर के लिए कितना चार्जेस कर रहा है बेटा, 105। एक चीज बताओ भाई, 10 किलोमीटर जाएगा तो वेरिएबल चार्जेस तो 10 किलोमीटर के लिए लग जाएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट x रुपये तो लगना है ना। तो x प्लस भाई वेरिएबल कितना किलोमीटर जा रहा है, कितने किलोमीटर के लिए वेरिएबल चार्जेस लगेगा, अगले कितने किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए, तो 10y, बिकॉज 1 किलोमीटर का हमारे पास y रुपीज लग रहा है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास 10 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, 10y लगेगा, और इसके लिए कितना पे कर रहा है बेटा, 105 रुपीज। ठीक है, नाउ सेकंड केस में क्या बोल रहा है हमारे पास, 15 किलोमीटर के लिए कितना दे रहा है, 155। तो 15 किलोमीटर के लिए फिक्स कॉस्ट तो लगना ही लगना है, प्लस 15 किलोमीटर के लिए 15y हो जाएगा और 155 रुपीज देना पड़ रहा है। ठीक है बेटा, हमें 25 किलोमीटर के लिए फाइंड करना है कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। 25 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, फिक्स कॉस्ट तो लगना ही लगना है, और वेरिएबल चार्ज कितना लगेगा, 25y। इनको ऐड कर देंगे तो बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये चीज हम कैसे फाइंड करेंगे, x और y हमारे पास पता है, एलिमिनेशन मेथड, कोई दिक्कत नहीं। आप x का कोएफिशिएंट सेम है, साइन चेंज कर दो, x कैंसिल आउट, -5y, यहाँ पे हमारे पास कितना 0 और 5 50 बचेगा, कैंसिल आउट, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों 10। मतलब पर किलोमीटर वेरिएबल चार्ज जो लग रहा है वो कितने रुपए से लगेगा, ₹10 पर किलोमीटर। ये हमारे पास वेरिएबल चार्जेस है बच्चों। ठीक है, ये y आ गया हमारे पास ना, x के लिए क्या होगी, पुट कर लेते हैं, क्योंकि x प्लस 10y 105 के बराबर है, तो x प्लस 10y हमारे पास है 10, 105 x प्लस 100 इक्वल टू 105 एंड वी गॉट x इक्वल टू 105 माइनस 100 दैट इज 5 रुपीज। मतलब जो हमारे पास फिक्स चार्ज है, मतलब बैठते ही जो टैक्सी वाले को दे देना है, वो कितने रुपए दे देना है, 5 रुपए दे देने बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट, चार्जेस फॉर व्हाट बेटा, 25 किलोमीटर। 25 के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, x प्लस 25y, x क्या है, फिक्स कॉस्ट 5 रुपए, 25y हमारे पास पर किलोमीटर क्या है 10 रुपए, तो मतलब 5 प्लस 250 वी गॉट 255। मतलब हमें टैक्सी वाले को कितना पे करना है बच्चों, 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपीज, 255 रुपीज वी हैव टू पे हाउ मच, ₹255 टू टैक्सी ड्राइवर। बाकी स्टेटमेंट आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मैंने एक क्वेश्चन बनाया था उसके हिसाब से 255 रुपीज देना है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी 3.3 के क्वेश्चन में 3 का फोर्थ पार्ट हमने किया बेटा, बहुत इजी है। बस एक चीज ध्यान रखना, फिर से एक बार जाते जाते बताता हूँ भैया, फिक्स कॉस्ट लगना ही लगना है, बैठ गई, प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर के हिसाब से लगता है, बस ये आपको समझना है। उसके हिसाब से क्वेश्चन, इसमें देखो फिक्स कॉस्ट लगा x रुपए, वेरिएबल कॉस्ट लगा
वाई पर किलोमीटर तो कितने किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर 10 वाई रुपीज इतना, ऐसे सेकंड केस में कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये आप कर लेना। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है, आप इसे लिखिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ कि क्या हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए। चलिए अब चल लेते हैं बच्चों, हमारे पास 3.3 के हमने सारे क्वेश्चन निपटा दिए। पहली एक्सरसाइज 3.4 पे देख लेते हैं अब। ठीक है, आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। एक्सरसाइज 3.4 पे चलते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है हमारे पास, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट जो हमारे पास वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक्सरसाइज 3.4 का देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारे पास बच गया हमारे पास करने के लिए। फ्रैक्शन सम हो गया, एज सम हो गया, डिजिट सम हो गया, ये चलो ये कर लेते हैं फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट कर लेते हैं एनसीईआरटी का। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 3.4 का हमने कौन सा पार्ट कर रहे हैं अब, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मीना वांट्स टू बैंक टू विड्रॉ, मीना बैंक गई बच्चों, ठीक है, विड्रॉ करने के लिए कितने हजार रुपए, 2000 रुपए, मतलब मीना को 2000 रुपए निकालने हैं बच्चों बैंक से। ठीक है, नाउ क्या बोल रही है, शी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज नोट, मतलब ये जो 2000 रुपए मिलेगी किसको, मीना को, कैशियर जो देगा वो 50 रुपए के नोट होने चाहिए, और कितने रुपए के नोट होने चाहिए, 100 रुपए के। मतलब मीना ने बोला है कैशियर को, भैया मुझे नोट देना आप 2000 रुपए, उस वो बेटा किस किस नोट में होने चाहिए, 50 रुपए के नोट में, डोमिनेशन क्या होना चाहिए, 50 रुपए के नोट में और 100 रुपीज के नोट्स में, समझ रहे हो, ये उसने बोला है। नाउ तो मीना गॉट 25 नोट्स, अब मीना को पहले कंडीशन में बता रहा हूँ, मीना को 25 नोट्स दे रहा है कैशियर, ठीक है, और दूसरा केस हमारे पास क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी नोट्स टू 50 और 100 रिसीव्ड, मतलब मीना ने कितने 50 रुपए के नोट और कितने 100 रुपीज के नोट कैशियर से प्राप्त किए, फाउंड बाय कैशियर। मतलब जो है एक पूरी कहानी मैंने यहाँ पर आपको ब्रीफली बता दी है कि मीना बैंक गई, उसे 2000 रुपए चाहिए कैशियर से, उसने बोला भैया मुझे जो नोट देना वो किस किस डोमिनेशन में देना है, किस किस के नोट देना है उनको, 50 के और 100 के। अब 50 और 100 रुपए के नोट्स हमें चाहिए, एक चीज बताओ, नोट्स कितने भी होंगे 50 के या 100 के, मिलाए कितने रुपए बनेंगे, 2000 रुपए बनेंगे, बिकॉज 2000 ही रुपए तो दिए चाहिए ना उसे मीना को, तो भैया नोट्स कितने भी हो 2000 रुपए, और टोटल नोट की संख्या भी दे दी है कितनी है, 25 है, चाहे 50 से कितने भी नोट दे वो और 100 के कितने भी नोट दे कैशियर, मिला के उसे नोट कितने मिलने हैं, टोटल 25। तो एक जो हमारे पास इक्वेशन होगा वो नोट का तैयार होगा, एक जो हमारे पास इक्वेशन बनेगा वो रुपीस का तैयार होगा। चलो कर लेते हैं, तो हमने मान लेना है, हमने क्या मान लेना है बच्चों, हमने ये मान लेना है कि लेट दी नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी एक्स, मतलब 50 रुपए कितना नोट है, एक्स नोट है, लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब x रुपए के x जो 50 रुपए कितने नोट है x है, 100 रुपए कितने नोट है y है, तो मिला के टोटल नोट्स कितने 25 है ना, तो पहली इक्वेशन तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 बन गई, कोई दिक्कत नहीं भाई, x और y ये दो ही नोट्स है ना, 50 के और 100 के मिला के 25 नोट्स, ये नोट्स का इक्वेशन तैयार हो गया। ये हमारे पास मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नंबर्स ऑफ नोट्स की इक्वेशन है बच्चों ये, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि इन दोनों रुपए इसके जितने भी नोट्स होंगे उनको मिला के पैसे कितने देने हैं कैशियर को, मीना को 2000 रुपए, तो ठीक है 50 रुपए के मान लो एक्स नोट्स दिए होंगे, 50 रुपए के एक्स नोट दिए, 100 रुपए के वाई नोट्स दिए, मिला के देगा तो कितने रुपए 2000 रुपए। तो सेकंड इक्वेशन, मतलब जो सेकंड इक्वेशन है बेटा किसके हैं, वो अमाउंट की इक्वेशन है, या आप ये लिख सकते हो इक्वेशंस ऑफ अमाउंट। बेटा ये चीज ध्यान रखना, ये बस मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, उसको क्वेश्चन में नहीं लिखना। ये दो इक्वेशन बन गई, तो अब इसको सॉल्व करने, इसको छोटा बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 50 से डिवाइड कर देता हूँ इसे, 50 से बच्चों डिवाइड कर देता हूँ ताकि जो है इजी बन जाए। तो ये x हो गया, ये 2y 0 और ये कितना 40, ये सेकंड इक्वेशन, हम इसे थर्ड इक्वेशन मान। अब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू में 25 और x प्लस 2y इक्वल टू व्हाट बच्चों 40, माइनस 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 कैंसिल आउट, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 15, वाई इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 15, मतलब आई 15, मतलब उसे बेटा 100 रुपए कितने नोट देगा कैशियर, 15 नोट देगा, मतलब 1500 रुपए तो मिल गए उसे बाय 100 रुपीज नोट से, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं पुट करके, x प्लस वाई इक्वल टू बच्चों व्हाट 25 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y,
15 is equal to 25. We get x is equal to what? 25 minus 15, that is 10. मतलब उसे 50 रुपए कितने नोट मिलेंगे? 10 नोट मिलेंगे, मतलब 500 रुपए उसे किससे मिलेंगे? 50 रुपए के नोट से। भाई ऐड कर लो, बन गया 2000 रुपए मिल गया उसे। क्वेश्चन ने कितने रुपए दिए? 2000 रुपए। तो बेटा ये हमारे पास था एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना बच्चों। ठीक है, बहुत इजी है बेटा सम। एक बार आपको बस वेरिएबल लेना आ जाए, वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि एक्स और वाई क्या होगा, बाकी सब क्वेश्चन में दिया होता है बच्चों। ठीक है, नो हम बात कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। सॉरी फोर्थ पार्ट तो हमने किया, क्वेश्चन नंबर जो है फिफ्थ पार्ट करते हैं एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमारे पास फिर से फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट बेटा एक कहानी आप सबको पता है, जो भी आप लाइब्रेरी में जाते हो तो लाइब्रेरी में क्या होता है, रूल होता है कुछ दिनों के लिए बुक फ्री रहेगी, चाहे 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, और बाकी उसके बाद जितना भी चार्ज लगेगा बच्चों हमारे पास वो पर डे के हिसाब से, अगर आपका लेट फाइन होता है तो उसके हिसाब से फाइन लेते हैं। मान लो एक दिन लेट हो गया तो 2 रुपए या 5 रुपए फाइन ले लिया, उसके बाद 2 दिन लेट हो गए तो 10 रुपए फाइन हो गए, 3 दिन तो 15 रुपए फाइन। मतलब वो वेरिएबल हमारे पास चार्ज लगता रहेगा आपका फाइन का चार्ज। ठीक है, सबको पता है अभी तक, हमने जो भी लाइब्रेरी में गया हुआ है स्कूल के। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या सिचुएशन बताई है इसने, एनी लाइब्रेरी है द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, मतलब 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है। मतलब 3 दिन के लिए भाई जो भी सबके लिए है चार्ज है, मान लो 10 रुपए लगने हैं 3 दिन के लिए कोई किताब ले जाता है तो। ठीक है, बाकी जो है चाहे कोई भी किताब ले जाए। ठीक है, नाउ एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद हर एक एडिशनल चार्जेस है प्रत्येक दिन के लिए। मतलब 3 दिन के बाद अगर चौथा दिन हो गया तो आपको फाइन लग जाएगा। नाउ सहिता पेड ₹27 फॉर बुक कैप फॉर 7 डेज, सहिता को भैया 27 रुपये फाइन देना पड़ता है अगर वो 7 दिन किताब रखती है तो। ठीक है, वाइल जो है सुशी पेड ₹21 फॉर बुक फॉर 5 डेज, मतलब अगर सुशी का 5 दिन किताब रखता है तो भैया उसे 21 रुपीज देना होता है, कोई दिक्कत नहीं। हमें एडिशनल चार्ज और फिक्स चार्ज निकालना है। तो बेटा एक चीज बताओ मुझे, इसमें जो फिक्स चार्ज हमने मान लिया, लेट दी फिक्स्ड चार्ज फॉर बुक्स कितना हमने मान लिया, ₹X मान लिया हमने। ठीक है, और लेट दी एडिशनल चार्ज फॉर बुक्स हमने बच्चों कितना मान लिया, ₹Y मान लिया। एक चीज बताओ, कोई अगर 7 दिन के लिए किताब ले गया बेटा, तो यहां पर मेंशन है कि फर्स्ट 3 डेज के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो मैं यहां पर अपने स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूं, लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। ठीक है, फर्स्ट 3 डेज, 3 डेज के लिए तो कोई चार्ज लगता नहीं है बच्चों, तो हमने 3 डेज के लिए बेटा क्या मान लिया, एक्स्ट्रा लगता है। तो कोई 7 दिन के लिए किताब लेंगे तो भैया 3 दिन का तो चार्ज लगता नहीं है ना, तो उसे एडिशनल चार्ज कितने दिन का देना होगा, सिर्फ 4 दिन का देना होगा ना बच्चों, समझ रहे हो। मैं यहाँ पे फिर से समझा रहा हूँ, कोई 7 दिन के लिए किताब लेंगे तो 3 दिन के लिए तो कोई चार्ज लगना ही नहीं है, या ये कह रहा है कि फिक्स चार्ज लगना है, वो तो सबके लगेगा। तो एडिशनल चार्ज लगेगा जो उसे फाइन देना होगा, कितने बचे हुए 4 दिन के लिए देना होगा ना, है फिक्स चार्ज तो लग रहा है 3 दिन के लिए, तो एडिशनल चार्ज कितने दिन के लगेगा, सिर्फ 4 दिन के लगेगा। तो बस इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, x तो फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा, बाकी फाइन कितने दिन के लगेगा, 4 दिन के लिए तो 4y हो गया। बाकी कोई अगर 5 दिन के लिए ले गया है तो भैया x तो लगेगा ही लगेगा, बाकी बचे हुए कितने दिन है, सिर्फ 2 दिन लेट हुआ है ना ये, तो सिर्फ 2 दिन का चार्ज लगेगा, जितना भी लगेगा वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बस हमें ये चीज पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या बोल रहा है, फॉर सहिता, हम फॉर सहिता के लिए देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वही क्या फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए किताब रखती है ये 7 डेज के लिए, तो भाई फिक्स चार्ज 3 दिन के लिए तो लग गया ₹X, बाकी बचा कितना 4 दिन के लिए एडिशनल चार्ज लगेगा ना, तो 4y कितना रुपये देना पड़ता है 27। अब बाकी फॉर सुशी भाई ये क्या 5 डेज, ये 5 दिन रखती किताब, तो बेटा क्या होगा x 3 दिन के लिए तो भाई फिक्स चार्ज लगना ही है, प्लस कितने दिन के एडिशनल चार्ज लगेगा इसके लिए, सिर्फ 2 दिन बचा ना, 5 दिन के लगे तो 2y कितने रुपए दे रहे बेटा, 21 रुपए दे दिए। ठीक है, बस फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज आप निकाल लोगे कैसे, हमारे पास इक्वेशन x प्लस 4y इक्वल टू 7 और x प्लस 2y इक्वल टू व्हाट 21, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2y इक्वल टू हम माइनस कर लेते हैं ₹6 एंड y इक्वल टू व्हाट बेटा 3।
मतलब y इक्वल टू 3, तो y हमारे पास क्या एडिशनल चार्ज, मतलब पर डे के लिए हमारे पास क्या होगा 3 रुपीज पेड एज एडिशनल चार्ज। मतलब भाई 3 दिन जो है वो 3 रुपए जो बेटा वो एडिशनल चार्जेस देने होंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पुट करके, x प्लस 2y इक्वल टू 21, इजी इक्वेशन है। तो x प्लस 2 इंटू में y हमारे पास क्या है 3 और 21, तो 6 21 और x की बेटा हमारे पास 20 माइनस 6 दैट इज 15। x की वैल्यू कितनी बचा हमारे पास ₹15। मतलब पहले 3 दिन के लिए सबको ही कितना पे करना है बच्चों, 15 रुपए पे करना है। यहाँ पे लिख सकते हो therefore फिक्स चार्जेस लिख देंगे, फिक्स चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days इज व्हाट आर कितना बच्चों ₹15, ठीक है। इसे बता दो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये भी, फिक्स कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट की तरह आप कर सकते हो। फिक्स कॉस्ट जाके फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स था, बाकी वेरिएबल कॉस्ट पर डे के हिसाब से ले लेगा, तो 3 आया है और हमारे पास फिक्स कितना है 15 है। आप इसे उतार लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन और 4th का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस, बेटा ये भी फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का है, ठीक है। पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस फिक्स्ड एंड रिमेन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन। बेटा सिंपल हमारे पास क्या है कि जो एक हॉस्टल का चार्ज फिक्स है उस दिनों के लिए, बाकी उसके बाद जितने दिन भी बंदा रहता है उतने दिन का बेटा हमारे पास क्या होगा एक्स्ट्रा चार्ज लगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या मान लेंगे हम कि मंथली हमारे पास हॉस्टल चार्जेस फिक्स्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे फिर से लेट दी फिक्स चार्जेस फॉर हॉस्टल बी ₹x, मतलब भैया फिक्स चार्ज लगना ही है ₹x, ठीक है। एंड लेट दी वेरिएबल चार्ज या एडिशनल चार्जेस मान लो फॉर हॉस्टल बी ₹y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि क्या बोल रहा है हमारे पास। क्या बोल रहा है बच्चों कि अ स्टूडेंट ए टेकन फूड। अब ये स्टूडेंट ए की बात हो रही है भाई, स्टूडेंट ए की बात हो रही है बच्चों। उसने क्या बोल रहा है कि फूड फॉर 20 days। अब देखो 20 दिन के लिए ले रहा है, तो एक चीज बताओ, हॉस्टल में आते ही कुछ चार्जेस जो फिक्स है वो देने ही पड़ेंगे, बाकी एडिशनल कितना दिन ले रहा है 20 दिन, तो 20 दिन के लिए कितना चार्ज लगेगा 20y, बाकी कितना पे करना पड़ा है इसके लिए बच्चों ₹1000, ठीक है। नाउ स्टूडेंट बी के लिए बेटा हमारे पास क्या है, बी के लिए क्या है भाई फिक्स चार्ज इसे भी देना ही पड़ेगा, सबके रूल बराबर है, फिक्स चार्ज हॉस्टल का देना पड़ेगा ₹100, बाकी वो रहता है कितने दिन है बच्चों, इसने मेंशन नहीं किया ना कि इतने दिन के लिए हॉस्टल चार्ज फिक्स है। पिछला क्वेश्चन जो हमने किया उसमें बोला था कि 3 दिन के लिए चार्ज फिक्स है, तो हमने उतने दिन माइनस कर दिए थे, ठीक है। 7 दिन था तो भी हमारे पास 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज था, तो सिर्फ 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा था एडिशनल चार्जेस। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बोला है फिक्स चार्ज लगना ही लगना, हॉस्टल में आते ही चेक इन करते ही ये चार्जेस देना ही है हॉस्टल का। बाकी एडिशन इसके 20 दिन थे, स्टूडेंट बी के लिए बेटा कितने दिन है 26 डेज, तो 26 डेज के लिए 26y हो जाएगा विद फिक्स चार्ज। कितना देना पड़ जाएगा बेटा ₹1180। अब फिक्स चार्ज पर डे का निकालना है तो पर डे का कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, पर डे के फिक्स चार्ज के लिए XY निकाल दो, ठीक है। तो x और y हमारे पास कैसे निकालोगे एलिमिनेशन मेथड, तो मैं फिर से प्रीफर करूंगा, ये होमवर्क मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसे जो है खुद से निकाल सकते हो बिकॉज एलिमिनेशन मेथड लगा देना और ये सॉल्व हो जाएगा, जब इक्वेशन बन जाती है कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक है। इसमें हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन और 4 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है बेटा देखो सिंपल से हमारे पास जब भी कोई टेस्ट होता है, आपको पता है जब भी कोई टेस्ट होता है तो भाई टीचर कुछ जो हमारे पास क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं करेक्ट आंसर देते हैं, कुछ इनकरेक्ट देते हैं। तो हमारे पास क्या होता है आजकल के क्वेश्चन के हमारे पास पैटर्न के हिसाब से कुछ सही क्वेश्चन होते हैं उसके नंबर मिलते हैं, कुछ नंबर मिलते हैं और कुछ नंबर कटते हैं अगर आपने कुछ गलत किए हैं तो, करेक्ट ना, MCQ टाइप में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन के लिए क्या मान लेना बच्चों, जो भी कंडीशन है हम ये देख लेंगे नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन बाय क्या नाम है बेटा हमारे पास यश, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन डन बाय यश, कितना किया उसने सही, x क्वेश्चन मान लो सही किए होंगे उसने, ठीक है। और नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन डन बाय यश y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब एक चीज मैंने बोला देखो अगर सही किया तो उसे पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, गलत किया तो नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। गलत किया तो माइनस होगा ना बच्चों, ये चीज ध्यान रखना, उसमें तो ऐड नहीं होगा।
तो अब देख लेते हैं उसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। भाई यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। उसे हर एक प्रत्येक सही आंसर के 3 मार्क्स मिल रहे हैं। अगर मान लो उसने x क्वेश्चन सही किया तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 3x मिलेंगे। और उसे लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, अगर उसने रॉन्ग किया है, इनकरेक्ट किया तो बेटा कितने नंबर मिलेंगे उसे, y मिलेंगे। तो कितने रॉन्ग किए, 1 रॉन्ग किए तो भाई -1y कर लो या y कर लो, और तब जाके उसे कितने मार्क्स आ जाते हैं, 40 मार्क्स आ जाते हैं। कोई डाउट? फिर से बोल रहा हूँ भैया देखो, 3 सही किए तो 3x मिल गया, एक गलत किया तो -1 हो गया, तब उसको कितने मिले, यश ने कितने स्कोर किया, 40 मार्क्स। करेक्ट। नाउ सेकंड केस क्या बोलता है, अगर वो 4 उसे मिल रहे हैं नंबर सही करने के और 2 मिल रहे हैं किसे गलत करने के लिए, तो भैया अब वो 50 मार्क्स ला रहा है। अब देखो दूसरे केस में क्या हुआ, मान लो दूसरा टेस्ट हुआ, उसमें बेटा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जो उसमें सही करता है वो, मतलब अगर सही करेगा तो 4 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर x क्वेश्चन सही किया तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 4x। और 2 मार्क्स करते हैं वो गलत करता है, मान लो y नंबर्स ऑफ क्वेश्चन उसने गलत कर दिए, तो भाई कितने नंबर कटेंगे, 2y, बिकॉज एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स कट रहे हैं, तो y अगर क्वेश्चन गलत किए तो 2y कट जाएगा, माइनस कर दिया, तब जाके उसे कितने नंबर मिल रहे हैं बेटा आपको, जो है 50 मार्क्स। लो सेकंड इक्वेशन तैयार आपको। बाय एलिमिनेशन मेथड आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप ये सॉल्व कर ले, मैं कर देता हूँ। वैसे जो आवश्यकता तो नहीं, होमवर्क दे सकता हूँ, तो आप इसे जो एज अ होमवर्क कर लेना बच्चों, ठीक है, या मैं कर देता हूँ। इतना आप भी क्या करोगे कि 3x माइनस वाई इक्वल टू में 40 हो गया बच्चों, एंड 4x माइनस 2y इक्वल टू में 50 हो गया। मैं y के कोएफिशिएंट को इजी लग रहा है मुझे, मैंने सेम कर देना है, कैसे 3 2 से 6x हो जाएगा, और 2y इक्वल टू में 80, अब 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। बच्चों हमारे पास साइन अलग अलग है तो साइन चेंज करना होगा, सेम है तो साइन चेंज करना होगा, कैंसिल आउट, 6 में से 4 गया तो 2x, एंड ये बच गया 30, तो x की वैल्यू बेटा जाएगी 30/2 15, मतलब x की वैल्यू आ गई 15। हम पुट कर देते हैं किसी इजी इक्वेशन में। इजी इक्वेशन क्या है, सिंस 3x माइनस वाई इक्वल टू 40 है बच्चों, तो 3x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, एंड 345 माइनस वाई इक्वल टू में 40, एंड अगेन माइनस वाई इक्वल टू व्हाट बच्चों, आपके पास अगर ये 40 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 40 माइनस 45, दैट इज व्हाट वी गॉट, 40 माइनस 45 व्हाट इज गॉट बेटा -5, तो y इक्वल टू बच्चों 5। मतलब उसने अपने क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर x सही किए, मतलब 15 जो हमारे पास क्वेश्चन थे वो सही किए थे, और कितने गलत किए थे बेटे, 5 क्वेश्चन गलत किए थे। ठीक है, नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है ये, नंबर्स ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लेना। नाउ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। 3.5 का बच्चों अभी भी एक क्वेश्चन बचा हमारे पास जो हमने नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों 5th पार्ट। ठीक है, 5th पार्ट एरिया का बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, एरिया जो होता है हमारे पास रेक्टेंगल का वो क्या होता है, एल और बी, अगर हमारे पास लेंथ और ब्रेथ है तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। बस इस कॉन्सेप्ट को हमें लेकर चलना है। ठीक है, अब देखो बच्चों हमारे पास क्या है, हमने अभी क्या मान लेना है क्वेश्चन को पढ़ने से पहले कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड, एरिया कम हुआ ज्यादा हुआ। ठीक है, लेंथ हमने बढ़ाया घटाया, कुछ इस तरीके से बोल रहा है, बट अब हमारे पास पहले लेंथ और ब्रेथ तो है ही नहीं ना, तो हम मान लेंगे, हम क्या मान लेंगे, लेट दी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर, मीटर में दिया हुआ क्या, x मीटर, मीटर नहीं दिया, यूनिट दिया तो x यूनिट मान लेंगे बेटा। ठीक है, नाउ लेट दी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी y यूनिट, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों क्या कर लेंगे, अब लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस। अब देखो एरिया, अगर हमारे पास लेंथ ब्रेथ ये है तो देयरफॉर एरिया कितना होगा बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, xy ही हो जाएगा, l इंटू बी हो जाएगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब xy हो गया। कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट, बिकॉज लेंथ अगर x ब्रेथ y तो एरिया क्या होगा, xy रेक्टेंगल का, l इंटू बी से। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एरिया गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, बेटा 9 स्क्वायर यूनिट हमारे पास जो होगा वो क्या हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब एरिया पहले xy था अब 9 यूनिट कम हो गया, समझ रहे हो। तो बेटा इधर का जो हमारे पास लेंथ x होगा और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, y से, मानते हो एरिया, तो भी हमारे पास किसके, एरिया के बराबर होगा ना। अब यहाँ पर एरिया हमारे पास क्या है, रिड्यूस हो गया 9, कब, जब लेंथ में हम क्या करते हैं बच्चों, रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट, लेंथ में हमने क्या कर दिया 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया, और ब्रेथ में
इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट। कोई डाउट नहीं होगा, ये फर्स्ट केस होगा। सेकंड केस देख लेते हैं बच्चों, केस 1 है, केस 1 है। केस 2 हम देख लेते हैं बच्चों। केस 2 क्या है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट। अब मान लो इधर भी ये एरिया होगा और ये एरिया भी x इंटू में y के बराबर होगा। कंडीशन देख लेते हैं, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3, अब हमने लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा लिया बच्चों और ब्रेथ को हमने 2 यूनिट क्या कर दिया, बढ़ाया है, दोनों में हमने इंक्रीज किया बच्चों, ठीक है। तो एरिया बेटा 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाती है। एरिया पहले x y था, वो 67 यूनिट इंक्रीज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रिड्यूसिबल फॉर्म में इसको रिड्यूस करेंगे बिकॉज ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं है, या ax प्लस by इक्वल टू c की फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे लेके आएंगे। कैसे देखते हैं, एक्स वाई माइनस 9, ये बेटा x इंटू वाई क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते थे, x इंटू वाई, x इंटू में 3x, 5 इंटू में y, 5 इंटू में 3, मतलब माइनस 5y और माइनस 15। x बाई से x बेटा कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 15, इस साइड आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा माइनस 9 प्लस 15, माइनस 9 तो इस साइड ही है ना, तो 3x माइनस 5y इसको टू बेटा व्हाट प्लस 6, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है। नाउ सेकंड पे आ जाओ बच्चों, ये एक्स वाई है, ठीक, प्लस 67 इज इक्वल टू, अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, x इंटू वाई, एक्स वाई हो गया 2 इंटू एक्स 2x, 3y एंड 3 2 6। कोई डाउट होगा ही नहीं बेटा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 6 इधर गया तो माइनस कर दो, 67 माइनस 6 मतलब 2x प्लस 3y इक्वल टू व्हाट बच्चों, यहाँ पर 61, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। बेटा ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ अभी फिर से, इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे, एक्स वाई आ जाएगा आपका, बिकॉज में क्या पूछा, यस व्हाट इज द डायमेंशन, तो डायमेंशन एक्स और वाई हमारे पास निकालना है हमें। आप इसे जैसे ही करोगे एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, आपके पास एक्स और वाई आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है बच्चों ये, बिकॉज यहाँ पर एरिया को लेके बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, एरिया का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था, रिड्यूसिबल फॉर्म में है, रिड्यूस करना पड़ेगा आपको इस वाले स्टेज पे, ठीक है, दोनों स्टेज पे आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो आप इसको जो है उतार सकते हो, वीडियो पॉज कर